आप सभी का शार्क टैंक इंडिया हिंदी में स्वागत है। हम आपको शार्क टैंक इंडिया के बारे में जानकारी सब हिंदी में हमारे ब्लॉग और इस इंस्टाग्राम पेज के द्वारा So this is Shark Tank India Hindi. I'll tell few things before we start with the first video. So we are friends who are doing digital blogging. We have multiple blogs and we were always passionate to tell the stories about startup. So मेरा दोस्त है, उसे इंग्लिश समझ में ही नहीं आती है, तो उसने कहा कि ये सारा शार्क टैंक शो आ रहा है, जून से वीडियो आया हुआ है, हिंदी में कोई कंटेंट ही नहीं है, तो हम हिंदी में डालते हैं। इस वजह से हमने शार्क टैंक इंडिया .हिंदी ये रिव्यू का पेज बनाया और सारी जानकारी हिंदी में दी, क्योंकि जो अंग्रेजी नहीं जानते वो भी इस मोटिवेशनल वाले प्रोग्राम से जुड़ सके। तो वेलकम अदिति। थैंक यू सो मच शार्क टैंक हिंदी, शार्क टैंक इंडिया हिंदी, शार्क टैंक भारतीय हिंदी। या तो आप बताएं कि आपको मोमो मामी के नाम से बहुत ही प्रसिद्धि मिली है, लेकिन मोमो मामी ये नाम मिलने से पहले आप अदिति के तौर पर क्या सोचती थी? उस वक्त की कुछ बातें हमारे सारे ऑडियंस को बता पाए तो। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग एंड ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको, और थैंक यू सो मच कि आपने मुझे आज यहाँ पे इनवाइट किया। एंड जी, सो बिफोर शार्क टैंक इंडिया या एनीथिंग अबाउट द वेंचर ऑल्सो हैपेंड, उससे पहले मैं एक नॉर्मल जॉब करती थी एडमिन में, और उस दौरान कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है आगे जाके, बट डेफिनेटली कुछ ना कुछ करना था, इन द सेंस कि खाली नहीं बैठ पाती थी मैं, काम करते रहना है, जो भी करना है बिजी रहना है। जॉब के साथ साथ उस टाइम पे मैं स्टूडियो पॉटरी करती थी, सेरामिक इन दिल्ली ब्लू पॉटरी में, और उसके साथ में फिर मैं जापानीज लैंग्वेज का भी क्लासेस करती थी, कभी गिटार भी सीखने जाती थी। तो समथिंग वाज देयर कि आई वाज क्रेविंग फॉर वो जो इकिगाई है, जो हमारा जो पर्पस है वो मिल नहीं रहा था शायद, तो मैं इसलिए ढूंढ रही थी उसको काफी चीजों में, बट आई वांटेड टू डू समथिंग ऑलवेज विद फॉर अ ग्रेटर पर्पस, मी एंड माय हस्बैंड बोथ, एंड that's how maybe the whole journey has evolved beautifully along these years. बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने जो सोचा, आपका जो जिंदगी का मकसद था उसको आपने ढूंढा और आप उस पर कार्यरत हैं। और एक चीज हमने पहले ही प्रोग्राम के पहले ही स्पर्धी के साथ जाना कि किस तरीके से भारत के कोने कोने से अलग अलग विचार और अलग अलग धाराओं से लोगों ने अपने आइडियाज पे काम किया है। आपने ही पहले ही वुमनप्रेन्योर को इतना उत्साह से लोगों को प्रेरणा दी है। एक सवाल करना चाहते हैं कि जो वुमनप्रेन्योर है ये पहले इतना ज़्यादा प्रख्यात नहीं होता था, जितने कि मैंने भी जब भी जॉब करी है तो वहाँ पे भी पहले लड़कियाँ कम थी, अब जाकर जब भी देख रहे हैं तो हर शिफ्ट में अभी औरतें काम कर रही हैं। भारत की औरत के लिए आप वुमनप्रेन्योर के तौर पर क्या कहना चाहेंगी कि जिनसे वो खुद को जुड़ा हुआ मान सकें कि ये खुद भी एक वुमनप्रेन्योर बन सकती हैं? मेरा यही मानना है फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप जो भी करना चाहते हैं अपनी शिद्दत से कीजिए, आप अपना उसमें पूरा पैशन उसमें डाल दीजिए, आप अपने आप पे भरोसा करिए सबसे पहले तो कि आप जो करने जा रहे हैं वो सही है, और उसके साथ में आप जब आप पे खुद पे भरोसा होगा तो फिर आपके साथ में बाकी लोग जो है, परिवार हो गए, फ्रेंड्स हो गए, फैमिली हो गए, वो भी फिर आपको सपोर्ट करेंगे उसके साथ में आपकी पर्पस को और आपका विजन जो है, आपका मिशन जो है उसको पूरा करने में। सो मेरा यही कहना है कि अगर खुद के अपने आप पे भरोसा है तो अपने जिद को बनाए रखिए, और अपना पैशन को बरकरार रखने के लिए अपने पेरेंट्स, अपने फैमिली, अपने जो इन लॉज हैं, जैसे शादीशुदा है, गृहिणियां हैं, तो वो अपने आप परिवार लोगों को भी एक साथ में लेके चले। जब आपका परिवार साथ में है तो आपका मेंटली आप बैलेंस्ड है, राइट?
तो आप जब मेंटली बैलेंस है और साउंड है, देन कोई फिर कायनात नहीं रोक सकती आपको कोई भी चीज अचीव करने के लिए। फिर सारा सपोर्ट आपको मिलेगा। जी, मतलब जिस तरीके से आपने कहा है, हम मुझे लगता है कि और भी भारतीय नारी इस दौर में आपके साथ जुड़ेंगी, और हम देखेंगे कि शार्क टैंक इंडिया आगे आने वाले समय में और भी एंटरप्रेन्योर की वेव बढ़ाती रहेगी। और मैं कहना चाहती हूँ कि शार्क टैंक का प्रोग्राम शुरू होने के बाद भी मैंने मेरे दोस्तों में पीछे से अभी सोनी लिव पर जब इन लोग ने कार्यक्रम देखना शुरू किया है, जितने ही लोग शार्क टैंक को जानते हैं उतने ही मोमो मामी को जानते हैं, क्योंकि पहला ही कदम आपने जो रखा है, लोग कहते हैं ना कि जो पहला कदम रखता है वो याद रखा जाता है, वो बाद में के तो फिर भी मतलब कह नहीं सकते। इस तरीके की धमाकेदार आपकी एंट्री रही है एज अ फर्स्ट पार्टिसिपेंट। आप क्या अनुभव शेयर करना चाहती है जब भी पहली बार शार्क टैंक इंडिया टीवी पर आया होगा और आप पहली स्पर्धी थी, तो उस वक्त आपको क्या अनुभव हुआ? जी बिल्कुल, तभी मैंने जो मैं शार्क टैंक इंडिया में जो मैंने पहन रखा था, मैं वही पहन के आज बैठी हूँ, सेम कपड़े, और साथ में मैं ये मोटिवेशन के लिए मैं ये भी लेके आई हूँ, ताकि जितने हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो हमारे फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स है, जो अभी करंट एंटरप्रेन्योर्स है, वो सारे इसके साथ में मतलब जुड़ जाएं इस वेव के साथ, शार्क टैंक इंडिया का जो वेव है, क्योंकि ऐसा मौका मिलता नहीं है, और आज के मिलेनियल्स के लिए बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म है। क्योंकि हमारे टाइम में, जैसे मैंने बताया कि हम जब एंटरप्रेन्योर्स बन रहे थे, तो उस टाइम पे बहुत मुश्किलें थी, बहुत सारे चैलेंजेस थे। अब के एंटरप्रेन्योर्स के लिए काफी सारी चीजें संभलती जा रही है और सिंप्लीफाइड होती जा रही है टू अचीव व्हाट दे वांट टू अचीव फॉर, राइट। सो मैं यही बोलना चाहूंगी कि एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उनको, कि अगर उनका पर्पस सही है, जैसे पहले मैंने बताया, तो उनको शार्क टैंक इंडिया में जरूर अप्लाई करना चाहिए, और साथ में उनको अपना जो पैशन है उनको काम करना चाहिए। आपने बताया था कि आप दार्जिलिंग को बहुत मिस कर रही थी, इस वजह से इस बिजनेस की आइडिया आपको आए, लेकिन जब आप दार्जिलिंग से में रहती थी तभी आपकी महत्वाकांक्षाएं क्या थी? जब मैं दार्जिलिंग में रहती थी तब मेरी महत्वाकांक्षाएं, ऐसा कुछ मैं बता नहीं सकती। उस टाइम तो मेरे को यही गवर्नमेंट ऑफिसर बनना था, कोई आईएएस या आईपीएस ऑफिसर, क्योंकि मेरे दादाजी भी पुलिस ऑफिसर थे, और मेरे परिवार में बाकी सारे जो है मोस्टली गवर्नमेंट ऑफिसर ही हैं, और जेलर्स है, सुपरिटेंडेंट पुलिस है, फीमेल मतलब पुलिस ऑफिसर्स हैं, कजन्स वगैरह सभी। तो उसके साथ में उस टाइम पे मेरा यही था कि कुछ ना कुछ बनना है, बट वो किस्मत और जो लिखा हुआ था वो कुछ और था, इसीलिए मुझे दिल्ली आना पड़ा, और फिर मेरी यहाँ पे शादी हुई रोहतक हरियाणा में। फिर उसके बाद मैं मास्टर शेफ इंडिया सीजन 3 में थी एज अ टॉप 6 कंटेस्टेंट। फिर वहां से मेरी जो एक्चुअल रियल टाइम जर्नी जो है वहां से शुरू हुई। तो दार्जिलिंग में जब मैं थी तब मुझे खुद को पता नहीं था कि आगे क्या होना है, बट तब भी मैं कुछ ना कुछ करती रहती थी, समथिंग इनोवेटिव और समथिंग। उस टाइम इनोवेशन तो नहीं बोल सकते क्योंकि वो चीज हमारे दिमाग में या जहन में नहीं था, तो बट कुछ ना कुछ चलता रहता था, मतलब स्थिरता नहीं होती थी। मैं पेशेंस के साथ में मतलब एक चीज पे टिकी नहीं रहती थी, कुछ ना कुछ करते रहना है। और बाकी बाद में अभी जब दिल्ली एनसीआर आए और उसके बाद में यहाँ पे जो जर्नी चैलेंजेस और सारी चीजें एक्सपीरियंसेस होती गई लाइफ में, बहुत कुछ सीखने को मिला। लाइफ की पूरी जर्नी इज इटसेल्फ अ चैलेंज, और हर पड़ाव पे हमने बहुत मेहनत से, बहुत शिद्दत से, बहुत हिम्मत से हम डटे रहे हैं एज अ टीम। हमारे अभी करंट वेंचर में भी हम लोग बहुत अच्छे से स्ट्रांगली एज अ टीम हम लोग चल पाए हैं, क्योंकि कंपनी में जो पूरी टीम है वो एक ऑर्केस्ट्रा की तरह काम करती है। अगर उसमें भी डिसबैलेंस हो तो काफी फिर दिक्कतें आती है, या तो इधर यू कीप मैनेजिंग योर को फाउंडर्स एंड योर टीम, अदरवाइज यू मैनेज योरसेल्फ और द वेंचर, राइट। सो वहीं पे मैं बता रही हूँ कि वो जो पूरी हार्मनी है, बैलेंस ऑफ जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो खाली टीम के होने से भी नहीं होती, वो एक परिवार से शुरू होता है।
परिवार का सपोर्ट, परिवार का साथ, और फिर उसके बाद में टीम का सपोर्ट, को फाउंडर्स का सपोर्ट, then you are mentally like sound, right? Then you can focus on what you want to achieve for, and also keep seeking what you want. सही कहा आपने। मतलब आप ये कहना, हम ऑडियंस से कहना चाहते हैं कि हम भी एक स्टार्टअप स्टोरी बना रहे थे हमारे ब्लॉगिंग डिजिटल में, और हमने भी बहुत सारे नाम से रूठाशिक को शायरी की, फिर मैजिक विद माइंड्स पे हम बहुत सारी स्टोरीज इंस्पिरेशन के लिए लाना चाहते थे। इसी दौर में हमें शार्क टैंक का टीजर मिला, जिसको हम इतना फॉलो करते गए, और आज ये हमारा चैनल और हमारी वेबसाइट अच्छे से चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद और प्यार आप सभी को। एक बात मजेदार आपसे पूछनी है कि आपने NSRCEL के बारे में बहुत सारा इंस्टाग्राम में बताया है। कुछ सफर उनके द्वारा जो भी रहा हो, या कुछ आप वुमन प्रेनर या एंटरप्रेनर्स के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ की बातें बताएंगे तो हम बहुत जानकर बहुत खुशी होगी। डेफिनेटली। मैं जो अभी प्रेजेंट अदिति को जो देखते हैं, उसमें बहुत बड़ा योगदान और सपोर्ट रहा है NSRCEL IIM बैंगलोर का। सो NSRCEL का फुल फॉर्म है नागवेंद्र, मतलब रिसर्च सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरियल लर्निंग, जो कि IIM बैंगलोर में स्थित है, और ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो वहाँ पे मेरी शुरुआत हुई थी 2020 लॉकडाउन में, पैंडेमिक के टाइम में। सो हमारा पैंडेमिक जो है हमारे लिए एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग बन के आया है, मेरे एज एन इंडिविजुअल के लिए भी, और फिर एज अ कंपनी जो एंटरप्राइज है ब्लू पाइन फूड्स के लिए भी। तो लॉकडाउन में, पैंडेमिक में हमने अपने आप को हिम्मत नहीं हारा, हम अपना डटे रहे, हमने कार्य को कंटिन्यू रखा, प्लस फिर हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन को बंद नहीं किया, हम लोग उसमें लगे रहे। साथ के साथ हमें फिर WSP जो वुमेन स्टार्टअप प्रोग्राम है 3.0 NSRCEL से, उसकी कंफर्मेशन आई थी। 11,000 एप्लीकेंट्स थे, उसमें से हम 345 जो है सेलेक्ट हुए थे मूक जो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स होता है। बहुत बधाई आपको, अच्छे अचीवमेंट है ये भी। प्रोफेसर सुरेश बागावतुला थे, और साथ में उनके अंदर मतलब हमने काफी कुछ सीखा है। मूक के बाद हम लोग लॉन्च पैड में सेलेक्ट हुए, फिर उसके बाद हम लोग प्री इंक्यूबेशन, देन इंक्यूबेशन। तो मेरी जो पिचिंग है, जो मैंने शार्क टैंक इंडिया में पिच भी किया है, मेरी फर्स्ट अगर पिच को मैं देखूं तो मैंने एक मोबाइल में वीडियो पिच बनाया था और उसको सबमिट किया था। फिर उसके बाद में हमारा जूम पे, तो जूम नया था, मेरे लिए भी काफी दिक्कतें थी समझना कि कैसे करना है, कैसे मैनेज करना है, पिच डेक बनाओ, ये सब। तो हमारे लिए पूरी प्रैक्टिस और ट्रेनिंग हो रही थी हमारी। तो एक बहुत ही सुंदर कॉन्फ्लुएंस था, एक काफी अच्छा कॉन्फ्लुएंस रहा है NSRCEL में पढ़ाई करते करते, मेंटरशिप एंड गाइडेंस एंड एंटरप्रेन्योरियल लर्निंग के साथ साथ जब हम इंक्यूबेशन से निकल रहे थे, तभी हमारा फिर टेक्नोसर्व जो एक एक्सीलरेटर प्रोग्राम है NSRCEL के थ्रू ही, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ, ब्लू पाइन था और मेरा। तो मेरी जो इवॉल्वमेंट है, इवॉल्विंग ऑफ अदिति मदान भी काफी रही है। बहुत सारी चीजें अनलर्न करनी पड़ती है, देन यू रीलर्न, राइट? सो दैट हैपेंड ओवर दिस पास्ट 1.5-2 years। क्योंकि जो मेरी प्रैक्टिकल नॉलेज थी, जो लाइफ में जो मैंने एक्सपीरियंसेस किए थे, प्लस चैलेंजेस जो झेले थे, वो मेरी थ्योरी के साथ मैं कनेक्ट कर पा रही थी। फिर मैं समझ पा रही थी कि कहाँ पे मैंने गलती करी, या कहाँ पे हमने सही डिसीजन लिया, कहाँ पे हमने गलत डिसीजन लिया। तो वो एक अच्छा हमारे लिए वैलिडेशन था। और इसके साथ में जब हम लोग NSRCEL के बाद टेक्नोसर्व भी हो रहा था, एक्सीलरेटर प्रोग्राम, और बहुत ही सुंदर मतलब कॉन्फ्लुएंस है कि ब्लू पाइन फूड्स जैसे ब्लू लोगो है, यांकीज का जो है मस्टर्ड येलो है, शार्क टैंक इंडिया का भी ब्लू एंड येलो है कलर कॉम्बिनेशन। और साथ में जब हम लोग इंक्यूबेशन से निकल के एक्सीलरेटर प्रोग्राम में चले गए और साथ में निकल रहे थे, तभी शार्क टैंक इंडिया आया। So NSRCEL has been a boon for us and immense learning। मेरे मेंटर जो है प्रोफेसर सुनील हांडा, जो अहमदाबाद IIM अहमदाबाद से हैं, वो हमारे मेंटर हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। बाकी प्रोफेसर जो हैं हमारे, वो भी बहुत सपोर्टिव है, मेंटर्स हैं। सर नागा प्रकाश मैं उनको बहुत मानती हूँ। और प्लस साथ में जो NSRCEL में मालविका मैम है,
शी इज अवर ब्रांड, लाइक शी रिप्रेजेंट्स ब्रांडिंग वगैरह कैसे करना है, क्या चीज करनी है, ये सारी चीजें मतलब सारे मेंटर्स और प्रोफेसर से सीखा है मैंने। तो एनएसआर सेल से मतलब अगर मैं सोचूंगी चाहूंगी तो हर एंटरप्रेन्योर्स को उनके साथ जुड़ना चाहिए, जो मतलब सीखना चाहते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप में या एंटरप्रेन्योरियल लर्निंग में क्या क्या चीजें हैं जो एक एंटरप्रेन्योर को समझना चाहिए। बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल्सो नॉट ओनली अबाउट रनिंग अ बिजनेस, इट इज नॉट अबाउट ओनली अर्निंग मनी, it is about hand holding others, it is about ki entrepreneurship means that the baton has given to you as a responsibility, you know, for the society, to do good for the country, do good for the community, and to inspire others and to also motivate others and support others. So we entrepreneurs are not businessmen is what I think. We are not like, I am not a business woman in that sense. Definitely पैसे के पीछे नहीं भागना, पैसा अपने आप आएगा, बट द ग्रेटर पर्पस शुड बी समथिंग डिफरेंट, दैट इज व्हाट आई बिलीव इन। सो डेफिनेटली एनएसआर सेल आई एम बैंगलोर हैज गिवन अ बिग प्लेटफॉर्म, एंड हम लोग जैसे काम तो कर रहे थे, हमने स्टार्टअप जो है 2016 में रजिस्टर किया था, एंड उससे पहले भी काफी कुछ कर चुके थे, लाइक एक्सपीरियंस, जिसमें फेलियर्स भी थे। बट द थिंग इज कि एनएसआर सेल ने हमें एक पाथ दिया जिसमें हम लोग भंवर में घूम रहे थे, हम भंवर से निकल पाए हैं, जो मतलब एक वर्लपुल की तरह हम घूमे जा रहे थे घनचक्कर बन के, तो हम लोग वहां से हम लोग निकल पाए एज अ सक्सेसफुल एंटरप्राइज एंड अ सक्सेसफुल एंड एक्सपीरियंस्ड एंटरप्रेन्योर, एज आई वुड से। सच्चे ज्ञान की सीढ़ी बनकर आए आपके लाइफ में, ऐसे कह सकते हैं। जी बिल्कुल। एक हर बिजनेस की एक बहुत बड़ी स्ट्रगल स्टोरी होती है, जब हमें लगता है कि शायद अभी आगे जाना मुमकिन ना हो, इस तरह की कठिनाई हो, फिर भी आप मकसद पे चल सके। उस समय ऐसा कुछ आपका स्टार्टअप में हुआ हो, आप जो हमारे साथ शेयर करना चाहें कि तभी स्ट्रगल था, लेकिन मतलब हम देखें तो शार्क टैंक में हमें दिखता है कि कितना अच्छे से आप सक्सेसफुल हैं, लेकिन पीछे की कहानी बहुत लंबी होती है। बोलते हैं ना, एक रेजिलियंस होना बहुत जरूरी है। तो उसी स्ट्रगल के बारे में कुछ शेयर करें तो हमारे और भी एंटरप्रेन्योर्स मोटिवेट हो। देखिए, मैं तो यही कहूंगी कि चैलेंजेस कभी खत्म नहीं होंगे अगर आप एंटरप्रेन्योर बनने जा रहे हैं। तो एंटरप्रेन्योर बने हैं तो आपका चैलेंजेस लाइफ टाइम रहने वाला है, चाहे आप कितने ही बड़े एंटरप्रेन्योर, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर ना हो, है ना। क्योंकि उस टाइम पे जो चैलेंजेस है वो किसी और फॉर्म में आएगी। अभी जो है चैलेंजेस किसी और तरीके से होते हैं। जब आप स्टार्ट कर रहे हो या जब आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो उस टाइम पे चैलेंजेस छोटी मात्रा में होते हैं, छोटी छोटी चैलेंजेस, जैसे कि बैंक अकाउंट खोलना, तो कहाँ खोले, बैंक वाला अकाउंट नहीं खोल रहा है, एमएसएमई में जा रहे हैं लोन लेने के लिए तो लोन नहीं मिल रहा है, छोटे छोटे चैलेंजेस एग्जाम्पल। तो जब आप बड़े बनते जाते हैं तब भी बड़े बड़े चैलेंजेस जो है उतने बड़े होते हैं। बट जो छोटे चैलेंजेस अगर किसी ने फेस किया है और सही में एक एंटरप्रेन्योर ने सारी दुख दर्द झेला है अगर, तो फिर वो बड़े चैलेंजेस कितने ही बड़े हो वो उसको झेल पाएंगे। अगर एक एंटरप्रेन्योर ने प्रैक्टिकली कोई चैलेंजेस झेला नहीं है तो फिर वो नहीं झेल पाएंगे आगे। अब ऐसा तो है नहीं कि लाइक हम लोग भी बूटस्ट्रैप्ड है, सेल्फ एस्टैब्लिश्ड है ना, खुद ही अपनी एक जिद की वजह से, अपना एक पर्पस और विजन था उसकी वजह से हम लोग चल पड़े एक राह पे। तो बाद में पता चला कि हम जो कर रहे हैं वो तो एक एंटरप्रेन्योर है। तो 2-3 साल पहले ही पता चला कि मैं तो एक एंटरप्रेन्योर हूँ। जैसे उससे पहले तो पता नहीं था कि मैं एंटरप्रेन्योर हूँ या क्या हूँ, मैं कुछ कर रही हूँ, मतलब बिजनेस कर रही हूँ, कुछ करना चाह रही हूँ। सो मैं यही बोलना चाहूंगी कि उसमें लगे रहें, डटे रहें और अपनी हिम्मत को बनाए रखिए। और चैलेंजेस जैसे आप पूछ रहे स्पेसिफिक, तो डेली चैलेंजेस होते हैं, स्पेशली फॉर वुमेन देयर आर मेनी चैलेंजेस, but I trust and believe that women will be able to handle it more well, क्योंकि जो घर की गृहिणियां हैं, महिलाएं हैं, वो मल्टीपल चीजें एक साथ करती है, मल्टीटास्किंग करना आता है उनको, है ना। तो उसके साथ में जैसे वो कपड़े भी धो रहे, सुखा रहे, हस्बैंड को खाना दे रहे हैं, घर में बच्चों को संभाल रहे, सास ससुर है, सब लोग हैं, तो दे आर एबल टू हैंडल एवरीथिंग। सो
they will be more easily be able to adapt and adapt with the change. Men mostly like would be focused on one thing, right? So women will be much more be able to handle it in the sense, जैसे कि अब मैं बताऊं अगर एग्जांपल, तो मेरे लिए आज के दिन में भी, जैसे आज का दिन है 11 फरवरी, तो सुबह से कुछ ना कुछ जैसे प्लान करते हैं, अगर अनटिल एंड अनलेस कि मेरा 8 बजे ये इंस्टाग्राम लाइव है या कोई जूम सेशन है फिक्स टाइम, उसके अलावा बाकी टाइम सारी चीजें चैलेंजेस में ही चलते हैं, हमें पता ही नहीं होता, क्योंकि फूड इंडस्ट्री में भी होने की वजह से आपके साथ पास खाने वाला यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। कस्टमर कंप्लेन कर रहे हैं, कस्टमर को खाना कुछ गड़बड़ गया, गलत गया, डिलीवरी राइडर ने प्रॉब्लम करी, या फिर कोई यूनिट में जो फैक्ट्री में कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो बट so I would say कि major, if I talk about specific 3 major challenges, 3 or 4 major challenges, then demonetization hit us, but we were strong enough to sustain that and flow out. GST regime got implemented, so we had a strategy to come out of it. उसी टाइम पे हमने यांकीज जो है QSR हमने लॉन्च किया है ना 2018 में। सो एक स्ट्रैटेजी थी जो बहुत अच्छा था। फिर उसके बाद में हमारा ये पैंडेमिक शुरू हुआ, जो बहुत बड़ा चैलेंज लग रहा था सबको कि काफी दिक्कतें हुई सबको, काफी सारे मतलब प्रॉब्लम्स भी आई है देश विदेश में, बट वी वर एबल टू गेट आउट ऑफ इट, राइट। हम लोग चलते रहे। तो ऐसे ये चैलेंजेस है, बट चैलेंजेस आपको और स्ट्रॉन्ग बनाती है, रेजिलियंस। So resilience also comes, I feel that from Himalayas as well. That's why we say that we represent the logo as yak, the shepherd dog, the tall pine trees and the mountains, right? Because resilience Himalayas में काफी रहती है, तो इसीलिए मैं भी जैसे पली बड़ी वहीं पे हूँ हिमालयस में, इसीलिए काफी स्ट्रॉन्ग और शायद रेजिलियंट हूँ। और मेरे को फाउंडर्स भी काफी स्ट्रॉन्ग हैं, क्योंकि वो ऐसे डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी काफी गर्मी रहती है एग्जाम्पल। तो हर चीज का क्लाइमेटिक कंडीशन, ज्योग्राफिकल लोकेशन, दैट ऑल्सो मेक्स यू रेजिलियंट टू फेस मेनी डिफिकल्टीज एंड चैलेंजेस। तो चैलेंजेस को खुश होके, मतलब पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनाएं। इट इज गोइंग टू चेंज द गेम। तो चैलेंजेस आए तो ये नहीं कि हाई तोबा मचा के नहीं बैठना है, मतलब सो यू गॉट इट लाइक सो आपको वो चैलेंजेस हंसते हुए निभाना है, तो आपको बड़ा अच्छा खुशी महसूस होगी बाद में व्हेन यू टर्न बैक कि मैंने ये चैलेंजेस को इतने अच्छे से मतलब हैंडल किया, और हमने एज अ टीम बहुत अच्छे से हैंडल किया। डेफिनेटली पेरेंट्स एंड इन लॉज, फैमिली, सबका, हस्बैंड का, सबका सपोर्ट तो होता ही है। जी, एक एग्जाम्पल पूछ रहे थे और आपने पूरी के पूरा एटीट्यूड दे दिया है। हम जानते हैं कि अभी आने वाले जितने भी बिजनेस के स्टार्टअप्स होंगे जो शुरुआत कर रहे होंगे, इस वाक्य से अपने लिए एक एंटरप्रेन्योर एटीट्यूड जरूर बिल्ड कर पाएंगे।